हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज मेंस परीक्षा के लिए मुगल पेंटिंग, मुगलों से जुड़ा हुआ कई सारे वीडियो हम आप तक ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, लेकिन मुगल मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से निश्चित तौर पे इंपॉर्टेंट होते हैं। मुगल स्थापत्य भी हम आपके सामने पहुंचा चुके हैं, मुगल मनसबदारी व्यवस्था, अकबर की धार्मिक नीति, राजपूत नीति। आज उसी क्रम में हम लोग मुगल पेंटिंग लेकर के आ रहे हैं। जब मुगल स्थापत्य मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया था वीडियो के माध्यम से, तो हम आपको बोले थे कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये पॉलिटिकल हिस्ट्री की तुलना में कहीं ज़्यादा स्कोर देने वाले होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन भी आपके सामने आता है मिडिएवल इंडिया से, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप प्रायोरिटी दे सकते हैं किसी अन्य क्वेश्चन के ऊपर, ऐसे क्वेश्चन को। चलिए अब ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करते हैं मुगल पेंटिंग की। पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन इसका तैयार करते हैं। इंट्रोडक्शन में अपने ज़रूरत के हिसाब से आप बातों को लिखने का काम कीजिएगा। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि कला के जो विभिन्न रूप हैं उसमें चित्रकला का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और भारत के इतिहास में जाएं तो हम लोग ये पाते हैं कि हिंदू काल में कला का भरपूर विकास हुआ था, लेकिन बाद के काल में जब मध्यकाल की शुरुआत होती है, पूर्व मध्यकाल आता है, सल्तनत का शासन भारत में शुरू होता है, तो इसको इस्लाम के विरुद्ध मानते हुए चित्रकला को प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब कि सल्तनत के पहले अगर हम लोग बात करें तो लिटरली अजंता चित्रकला के बाद चित्रकला का उदाहरण आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। तो सल्तनत काल में इसको बैन कर दिया गया इस्लाम के विरुद्ध मानते हुए। हालांकि अब्बास खान शेरवानी जैसे जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि दिल्ली के जो सुल्तान थे वो कला प्रेमी थे, और अब्बास खान शेरवानी ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय के एक चित्र का उल्लेख भी किया है जिसमें उसको दरबार के साथ दिखाया गया है। ठीक है, मतलब कि वहां पर भी कुछ चित्र बनाए गए थे। लेकिन जियाउद्दीन बर्नी जो बाद के काल में आता है वो ये कहता है कि धर्मांध फिरोज शाह तुगलक ने इस तरह की जो चित्रकला थी उसको खत्म करवा दिया, उसको मिटवा दिया। ठीक है, लेकिन जब सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है, मुगल शासक आते हैं, तो मुगलों ने ऐसे किसी भी प्रतिबंध को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण से क्या होता है कि एक बार फिर से भारत में चित्रकला की शुरुआत होती है और मुगलों ने एक ऐसी शैली को विकसित किया जो मुगलों के बाद भी जारी रही, उसके बाद भी विकसित होती रही। अगर हम लोग मुगल चित्रकला का स्वरूप देखें तो मुगल चित्रकला का स्वरूप फारस और भारतीय चित्रकला का मिला जुला रूप था। मतलब इन दोनों को मिला करके मुगल चित्रकला शैली उभर करके सामने आई थी। बाबर और हुमायूं का अगर हम अलग अलग शासकों के साथ लेके चलें तो बाबर और हुमायूं का जो संपर्क हुआ वो बेसिकली फारसी चित्रकला, फारसी मतलब ईरानी, फारसी चित्रकला से ही हुआ था। ठीक है, बाबर ने विदेशी धरती पर जाने पर, मतलब जैसे कि हम लोग ये कहें कि जब वो हेरात गया था तो उस दौरान उसको चित्रकला से पहली बार संपर्क हुआ, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मौका मिला नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में उसको बहुत वक्त मिला नहीं। 4 लड़ाइयाँ लड़ी और उसके बाद बाबर की मृत्यु हो गई। हालांकि वो कला प्रेमी था और तुजुके बाबरी में उसने इस कला का उल्लेख भी किया है और उसी में बताया कि जब वो हेरात गया था तो पहली बार वो चित्रकला के संपर्क में आया था और उसने बेहजाद का खूब तारीफ भी किया है। बेहजाद एक प्रमुख चित्रकार थे जिनको कि पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। खैर, इसके बाद हुमायूं के समय में चित्रकला का वास्तव में विकास शुरू होता है, लेकिन अकबर के काल में लिटरली इसको हम लोग यूं कह सकते हैं कि नींव तो हुमायूं के समय में पड़ा, लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत अकबर के समय में हुई और अकबर ने अपने समय में
विदेशी कलाकारों के साथ साथ भारतीय कलाकारों को भी जब महत्व देना शुरू किया, उनको भी अपने दरबार में संरक्षण और प्रश्रय देना शुरू किया, तभी जाकर के फारस और भारतीय कलाकारों का संगम हुआ और मुगल चित्रकला उभर करके सामने आई। अकबर के बाद के शासकों में जहांगीर के काल में ये चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। शाहजहां को चित्रकला से कहीं ज्यादा लगाव स्थापत्य से था और औरंगजेब ने इसको फिर से, जो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, धर्मांधता का टैग लगाए हुए था, उसने क्या किया कि एक बार फिर से चित्रकला को प्रतिबंधित कर दिया इस्लाम के विरुद्ध मानते हुए। इन बातों को संक्षेप में आप जरूरत के हिसाब से इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, जहां मैंने आपको बताया कि बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, कैसे ये क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ता है, किसके काल में क्या कुछ हुआ। अब हम लोग इसको वास्तविक अंतर पर आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मुगल चित्रकला का नींव उस दौरान पड़ा जब शेर शाह से कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हारने के बाद हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। और अपने निर्वासन काल में जब हुमायूं ईरान पहुंचता है तो ईरान के शाह के दरबार में ही उसकी जो मुलाकात होती है, वहां पर बेहजाद के, जिसके विषय मैंने बताया था कि पूर्व का राफिल कहलाते थे, जिसका तारीफ या जिनकी तारीफ बाबर ने भी की थी। तो हुमायूं जब ईरान में था, वहीं पर बेहजाद के दो शिष्यों मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ये दोनों नाम याद रखिएगा, मीर सैयद अली और अब्दुल समद का उसको सेवा प्राप्त हुआ। ये सेवा उसको तब प्राप्त हुआ जब वहां पर खानदान ए तैमूरिया नाम से पांडुलिपि का चित्रण किया जा रहा था। तो उस पांडुलिपि चित्रण के तैयार करने के क्रम में हुमायूं ने इन दोनों मीर सैयद अली और अब्दुल समद से सेवाएं प्राप्त की थी। हुमायूं इन दोनों से बहुत प्रभावित हुआ था और उनको कहा था कि आप मेरे यहाँ आइएगा, मतलब उनको आमंत्रण वहीं पर देने का काम किया। बाद में 1550 में ये दोनों ही कलाकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद हुमायूं के साथ काबुल भी आए थे। और जब हुमायूं ने काबुल पर अपनी जीत दर्ज की तो काबुल में ही उसने राजकीय चित्रशाला का निर्माण किया। और जब सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद सूरवंश का उसने अंत किया और फिर से हिंदुस्तान में अपनी सत्ता स्थापित की, तो इन दोनों ही कलाकारों को, अब नाम बताने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी बता देते हैं, मीर सैयद अली, अब्दुल समद, इन दोनों को लेकर के भारत आया और उनकी मदद से भारत में भी, दिल्ली में उसने राजकीय चित्रशाला की स्थापना की। तो मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत वास्तव में तो यहां नहीं कहेंगे, लेकिन नींव जरूर पड़ गया, बुनियाद जरूर रख दी गई हुमायूं के काल में। बाबर के विषय में बता चुके हैं कि बहुत ज्यादा कुछ करने को मौका मिला नहीं। आप चाहें तो एक लाइन में लिख करके आगे निकल सकते हैं। हुमायूं के समय का ये दोनों कलाकार, उसका ईरान का निर्वासन और उसमें खानदान ए तैमूरिया की पांडुलिपि को चित्रित करने के दौरान इनका सहयोग, इन बातों का उल्लेख कीजिएगा। फिर उनके मदद से हिंदुस्तान में चित्रशाला का निर्माण करवा दीजिए। और अब हम लोग आते हैं अकबर के समय में, जहां पर इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि वास्तविक शुरुआत होती है। मतलब कि मुगल काल में चित्रकला की वास्तविक शुरुआत अकबर के समय में हुई। अकबर ने ही चित्रकला को व्यवस्थित स्वरूप देने का काम किया और अब्दुल समद के नेतृत्व में उसने एक चित्रकला विभाग की स्थापना की। अब्दुल समद नाम भी लिख दे रहे हैं हम। इसकी मदद से उसने एक चित्रकला विभाग की स्थापना की। अब्बास खां शेरवानी ये बताते हैं कि मीर सैयद अली के प्रभाव में ही आकर के अकबर को चित्रकला से इतना लगाव हुआ था। खैर, तो मीर सैयद अली भी अकबर के दरबार में थे और अब्दुल समद के नेतृत्व में उसने एक चित्रकला विभाग का स्थापना किया। आईने अकबरी ने, आराम से आप इसको सुनकर के लिख भी सकते हैं, 100 चित्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 17 चित्रकारों को
दरबार में महत्वपूर्ण स्थान भी अकबर ने दे रखा था। और जैसा कि शुरुआत में बताए थे, अकबर फारसी या ईरानी चित्रकारों के साथ साथ भारतीय चित्रकारों को भी प्रोत्साहित करने का काम करता था, जिसके कारण ही फारसी और भारतीय इन दोनों ही चित्रकला का मिश्रित स्वरूप सामने आया, जो कि कहलाया मुगल चित्रकला। तो ये चीज इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, लेकिन वहां आप उसको कटिल करके यहां पर जरूर लिखने का काम कीजिएगा। अकबर के समय में जो विदेशी कलाकार थे उसमें मीर सैयद अली, अब्दुल समद, फरूख बेग, जमशेद, खुसरुकली, ये महत्वपूर्ण नाम थे। हम फिर से नाम दोहरा दे, खुसरुकली, मीर सैयद अली, अब्दुल समद तो थे ही, फरूख बेग और जमशेद, ये विदेशी कलाकार थे। जबकि अकबर के समय के भारतीय कलाकारों में हरिवंश का नाम आता है, बसावन का नाम आता है, दसवंत का नाम आता है, खेमकरन, मुकुंद, सामलदास, ये कुछ महत्वपूर्ण भारतीय कलाकार थे। जो भारतीय चित्रकार थे, जो भारतीय कलाकार थे, वो आमतौर पर या अधिकतर धार्मिक विषयों का चित्रण करते थे। ये सब चीजें मुगल पेंटिंग में आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। चित्रकारों का नाम कम भी पड़ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सब चीजें जरूर कोट करेंगे कि भारतीय जो चित्रकार थे वो धार्मिक विषयों का चित्रण करते थे। वहीं जो ईरानी या फारसी या विदेशी कलाकार थे वो मुख्य रूप से राज दरबार और उसके साथ साथ युद्ध के दृश्यों का चित्रण करने के लिए जाने जाते थे। तो उनके द्वारा राज दरबार और युद्ध से संबंधित चित्र, और भारतीय कलाकारों के द्वारा धार्मिक विषयों पर चित्र का निर्माण किया जा रहा था। अब इसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे कि अकबर के समय में जो चित्रकला थी वो संकीर्ण विचारधारा से उसको मुक्त करने का पहली बार प्रयास किया गया। मतलब अकबर ने पहली बार चित्रकला को संकीर्ण विचारधारा से दूर रखने का, अलग करने का प्रयास किया। ऐसा इसलिए क्योंकि अकबर का जो संपर्क था वो हिंदुओं से भी था, राजपूत उसके दरबार में थे मनसबदार के तौर पर हो, या फिर मुगलों का राजपूतों के यहाँ वैवाहिक संबंध था। तो इसलिए उसने संकीर्ण विचारधारा से चित्रकला को मुक्त करने का प्रयास किया और परंपरागत कला के साथ साथ राजपूत कला को भी उसने समाहित किया। नतीजा यह हुआ कि राजपूत और परंपरागत कला के कारण जो उस दौर में चित्र बनाए गए उसमें धार्मिक विषयों पर ज्यादा चित्र बनाए गए। मतलब कि उसके समय में चित्रकला धार्मिक विषयों से समर्पित थी या धार्मिक विषयों को डेडिकेटेड थी, समर्पित थी, ऐसे हम लोग भी कहें। और ये भी हम लोग कह सकते हैं कि अकबर ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चित्रकला को भी धर्मनिरपेक्ष बनाने का काम किया। अकबर के समय में जो सबसे पहले चित्र ग्रंथ बनाया गया उसका नाम था दास्तान ए हमजा। दास्तान ए हमजा ये पहला चित्र ग्रंथ था अकबर के समय का, जिसका नाम है दास्तान ए हमजा। ये हमजा जिसको हम लोग हज़्मनामा के भी नाम से जानते हैं, ये सबसे पहले निर्मित किया गया था। और ये जो हमजा थे ये फारस मतलब ईरान के एक पौराणिक नायक थे और उन्हीं के जीवन पर इस चित्र ग्रंथ दास्तान-ए हमजा या हज़्मनामा का निर्माण किया गया था। ये जब चित्र ग्रंथ बनाया जा रहा था उस समय मीर सैयद अली को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था। ये जब चित्र बन रहा था चित्र ग्रंथ, तो एक पर्यवेक्षक के तौर पर मीर सैयद अली को अकबर ने नियुक्त करके रखा था और इस पूरे चित्र को सामूहिक रूप से बेहजाद के चित्रकारों ने मतलब चीनी चित्रकारों ने बनाने का काम किया था। दसवंत अकबर के दरबार का, जिसका नाम हम पहले चुके हैं, एक मामूली सा चित्रकार था, लेकिन अकबर के संरक्षण में अकबर के प्रश्रय के कारण वो अकबर के दरबार का अग्रणी या महत्वपूर्ण चित्रकार बन गया। और दसवंत के द्वारा, ये भी आप निश्चित तौर पर लिखेंगे, जो चित्र ग्रंथ बनाए गए उसका नाम था रज़्मनामा। रज़्मनामा मतलब कि जंग का किताब। ये महाभारत पर आधारित है, जिसकी चित्रकारी दसवंत के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो दसवंत उसके समय का, अकबर के समय का एक मामूली सा चित्रकार था, लेकिन उसको अकबर ने एक महत्वपूर्ण चित्रकार बनाने का काम किया।
बसावन जो था वो भी अकबर के दरबार का एक प्रमुख चित्रकार था, और बसावन जो था वो चित्रकला के विभिन्न क्षेत्रों में माहिर था। जैसे कि रेखांकन के लिए वो जाना जाता था, रंगों के प्रयोग में वो सिद्धहस्त था, छवि चित्र मतलब कि पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाता था, भू दृश्यों को दर्शाने में वो माहिर था। बसावन का जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र है वो चित्र है एक दुबले पतले मरियल से घोड़े के साथ मजनू का निर्जन और उजाड़ क्षेत्र में भटकते हुए दिखाना। तो अकबर ने दसवंत को एक साधारण चित्रकार से महत्वपूर्ण चित्रकार बनाया, बसावन भी उसके दरबार में एक महत्वपूर्ण चित्रकार था। यहाँ एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे कि रज़्मनामा जो दसवंत ने बनाया, इसको अकबर ने माइलस्टोन मतलब कि मील का पत्थर कहा था। ठीक है, खैर, तो दसवंत और बसावन। अकबर के समय में पांडुलिपि शैली की प्रधानता थी, ये सब लाइन भी आप जरूर लिखेंगे। अकबर के समय में पांडुलिपि शैली की प्रधानता थी। पांडुलिपि कई बार आ चुका है नाम। तो पांडुलिपि का मतलब होता है वैसा दस्तावेज, कोई वैसा डॉक्यूमेंट जिसको कोई एक व्यक्ति या कई सारे व्यक्ति मिल करके हाथ से लिखते हो, उसको पांडुलिपि कहते हैं। तो खैर, अकबर के समय में पांडुलिपि शैली की प्रधानता थी, और पांडुलिपि के अंतर्गत हम लोग ने यहाँ देखा कि हज़्मनामा लिखा गया, दास्ताने हमजा, रज़्मनामा लिखा गया, शाहनामा लिखा गया, जफरनामा लिखा गया, तुतीनामा लिखा गया। इसके अलावा अनवर ए सुहेली या अनवर ए सुहेल, ये सब पांडुलिपि अकबर के काल में बनाए गए। अकबर के काल में चित्रकारी जो होती थी वो सामूहिक रूप से होती थी, मतलब कि चित्र बनाने में कई सारे कलाकार एक साथ भाग लेते थे। उसने एक, जैसा कि मैंने बताया था कि अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकला विभाग स्थापित किया था। ये अपने चित्रकारों को नकद वेतन देने का काम भी करता था, मतलब अकबर के द्वारा अपने चित्रकारों को नकद वेतन दिया जाता था। अकबर के काल में ही पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई, जिसको फ्रेस्को पेंटिंग भी हम लोग कहते हैं। तो अकबर के काल में ही भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई, और फतेहपुर सिकरी के महलों में वहां जो स्थापत्य है वहां पर हम लोग भित्ति चित्रकारी के नमूना देखते हैं। मतलब पहली बार जब भित्ति चित्रकारी शुरू हुई तो वहां पर फतेहपुर सिकरी के दीवारों पर यह चित्रकारी की गई, और इन चित्रों को बनाने में हिंदू के साथ साथ मुस्लिम कलाकारों ने भाग लिया। मतलब दोनों ने मिलकर के ही ये काम करने का काम किया था, मतलब भित्ति चित्रकारी निर्माण की थी। अकबर के समय में राजपूतों का प्रभाव था, और उनके प्रभाव से राजपूत चित्रकला शैली का भी प्रभाव पड़ा, और इसके कारण से मुगल जो चित्रकला थी वो भी प्रभावित हुई। नतीजा ये हुआ कि राजपूतों के या राजपूत चित्रकला के प्रभाव स्वरूप मुगलों के समय में या अकबर के समय में चौड़े ब्रश के स्थान पर गोल ब्रश का इस्तेमाल किया जाने लगा। साथ ही रंगों में भी परिवर्तन आया। नीला या गहरा नीला रंग के साथ ही गहरे लाल रंग का प्रयोग भी अकबर के समय के चित्रों में किया जाने लगा, जो बेसिकली राजपूतों के जो चित्रकला शैली थी उसके प्रभाव का परिणाम था या उसका प्रभाव था। अकबर के समय में चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव भी दिखने लगा था। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ कि यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुंचे थे, इसलिए अकबर के समय में यूरोपीय पेंटिंग का भी प्रभाव पड़ने लगा। लेकिन कुल मिलाकर के हम लोग अकबर के काल की बात करें तो अकबर ने चित्रकला में एक और धर्म के प्रभुत्व से, मतलब कि जो चित्रकला पर पहले धर्म का प्रभुत्व होता था या हिंदू चित्रकार जो धर्म का चित्र बनाने का काम करते थे, तो उसके प्रभुत्व से और साथ ही साथ धार्मिक अस्वीकृति से भी चित्रकारी को मुक्त करने का काम किया। तो ये अकबर के काल में चित्रकला वास्तविक रूप से या मुगल चित्रकला वास्तविक रूप से उभर करके सामने आई। अब इसके बाद जहांगीर, जिसके विषय में शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि
मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में इसके चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के पीछे दो मुख्य कारण थे। एक तो खुद जहांगीर का अच्छा चित्रकार होना, जैसा कि टॉमस रो ने कहा भी था कि वो अपने साथ एक चित्र लेकर के आया था और ये सोच करके आया था कि भारत में इसकी कोई नकल नहीं बना पाएगा, और ऐसा करने के लिए किसी का कोई नकल बनाया, उसने जहांगीर को वो चित्र दिया था। बाद में जहांगीर ने उसका 6 चित्र बना दिया और टॉमस रो को लौटाया और कहा कि आप अपना जो वास्तविक चित्र था उसको आप छांट लें। टॉमस रो के लिए मुसीबत हो गया कि उसका वास्तविक चित्र कौन सा है और जहांगीर ने नकल किसको बनाया है या नकल क्या कुछ किया है। ठीक है, तो खैर जहांगीर इतना बड़ा कलाकार था। दूसरा ये कि वो चित्रकारों का संरक्षक भी था, उनको अपने यहां संरक्षण देने का काम भी करता था, जिसके कारण से मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। जहांगीर के समय में मैंने बताया कि ये चीजें तो हुई ही। जहांगीर ने हेरात के आगा रेजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था, और जहांगीर के समय में चित्रकला के 2 नए स्वरूप सामने आए, या यूं कहें कि चित्रकला में 2 नए तत्वों का समावेश हुआ। एक तो पोर्ट्रेट पेंटिंग, जिसको हम लोग छवि चित्र कहते हैं, छवि चित्र का समावेश हुआ, और साथ ही साथ डेकोरेटेड मार्जिन, मतलब कि हाशिया चित्रण। आप थंबनेल देखेंगे तो वहां पर इस वीडियो का जब थंबनेल दिखेंगे तो थंबनेल में आपको इस तरह का एक पिक्चर दिखेगा, ये हाशिया। ठीक है, इसका उपयोग है इसलिए हम बता रहे हैं। तो खैर, जहांगीर के काल में आगा रेजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला का निर्माण किया गया। साथ ही साथ चित्रकला में 2 नए एलिमेंट्स या 2 नए आयाम उभर करके सामने आए। एक तो पोर्ट्रेट पेंटिंग, हालांकि हम लोग पोर्ट्रेट पेंटिंग थोड़ा सा इसका नमूना अकबर के काल में भी देखते हैं, और इसको कहा जाता है कि बेसिकली ये जो था इसकी तुलना पांडुलिपि से की जाती है। तो खैर, पोर्ट्रेट पेंटिंग विस्तृत रूप में आया जहांगीर के समय में, लेकिन इसकी शुरुआत अकबर के काल में ही हो गई थी, और पोर्ट्रेट पेंटिंग को पांडुलिपि का नकल कहा जाता है। दूसरा था डेकोरेटेड मार्जिन या हाशिया चित्रण। इस हाशिया चित्रण में यहां जो था ये सोने के महीन चूर्ण का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, सोने का चूर्ण इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ ये जो मार्जिन, इसको बढ़ा के दिखला रहे हैं, ये जो मार्जिन है इसमें अफसा इसका भी प्रयोग किया गया। अफसा का मतलब हुआ कि इसका जो चौड़ा हाशिया है उसमें फूल और पत्तियों से सजावट की गई, इसमें मानव आकृति का निर्माण किया गया, इसको पेड़ पौधों से अलंकृत किया गया। तो इस हाशिए का इस्तेमाल भी जहांगीर के काल में खूब हुआ। जहांगीर के काल में भी कई महत्वपूर्ण कलाकार मुगल काल में नजर आते हैं। कई सारे नाम तो आप निश्चित तौर पे जानते ही होंगे। उस्ताद मंसूर और अब्दुल समद, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण कलाकार थे जहांगीर के समय का। उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर कहा गया है। नादिर उल असर का मतलब होता है युग में दुर्लभ, तो उनको ये उपाधि दी थी जहांगीर ने, नादिर उल असर का। जबकि अबुल हसन को नादिर उल जमा, मतलब कि जमाने में दुर्लभ, ये उपाधि जहांगीर ने दी। तो उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, आगा रेजा, ये तो महत्वपूर्ण थे ही। इसके अलावा मनोहर, बिशनदास, दौलत, फरूख बेग, ये भी उसके समय के महत्वपूर्ण कलाकार थे। जिसमें फरूख बेग जो था ये अकबर के अंतिम समय में आया था, या अकबर के काल में ही फरूख बेग का मुगल चित्रकला में या मुगल चित्रकारों में प्रवेश हुआ था, वहां पर वो शामिल हुआ था। तो फरूख बेग जो था
ये साधु संतों का चित्र बनाने का काम करता था मुख्य रूप से। और उसने बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह का चित्र बनाया था, जो उसकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ये फरूक बेग की बात हम कर रहे हैं। दौलत जो था जहांगीर के काल में, ये पोर्ट्रेट पेंटिंग के लिए जाना जाता था, और उसने अपने अलावा अपना तो बना ही, अपने अलावा अपने साथियों का भी चित्र बनाने का काम किया था। बिशन दास को फारस के राज दरबार में चित्र बनाने के लिए जहांगीर ने भेजा था, जबकि उस्ताद मंसूर जो थे वो दुर्लभ पशु पक्षियों के चित्र बनाने के लिए जाने जाते थे। वे अनोखे फूल बनाते थे, दुर्लभ पशु पक्षी बनाते थे। उनके द्वारा बनाए गए फूल में बंगाल का एक अनोखा फूल शामिल है। साथ ही साथ उनके द्वारा, मतलब कि उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाए गए चित्रों में साइबेरियन क्रेन या साइबेरिया का एक सारस का जो चित्र है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जहांगीर के काल में महिलाओं का भी चित्र बनाया जाने लगा, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है नूरजहां का वास्तविक जो चित्र है, वो भी जहांगीर के काल में बना था। तो महिलाओं का चित्र भी बनना शुरू हुआ जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में चित्रकला जो था वो फारसी प्रभाव से तो पूर्णतः मुक्त हो गया, मतलब ईरानी प्रभाव मुगल चित्रकला पर से पूरी तरीके से जहांगीर के काल में खत्म हो गया। लेकिन उसके समय में चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव जो था वो स्पष्ट तौर पर दिखने लगा, मतलब पेंटिंग पर यूरोपियन इफेक्ट अब स्पष्ट तौर पे उसके काल में देखा जाने लगा। जैसे कि जहांगीर के काल के चित्रों में बीमीय प्रभाव का मतलब हुआ डायमेंशनल इफेक्ट, ठीक है, जैसे 3D वगैरह हम लोग बोलते हैं ना, तो डायमेंशनल प्रभाव दिखना शुरू हुआ। इसके समय में चटक और चमकीले रंगों का प्रयोग भी इस दौर में प्रारंभ हुआ। इसके अलावा तैल चित्र, जिसको हम लोग ऑयल पेंटिंग बोलते हैं, तैल चित्र का निर्माण भी प्रारंभ हुआ, और साथ ही साथ चित्रकला में अर्ध दैवीय स्वरूप, इसका भी समावेश हुआ। इन चीजों को भी आप जरूर दिखाएंगे। जहांगीर के समय के चित्रकला पर यूरोपियन प्रभाव के फलस्वरूप चित्रकला में बीमीय प्रभाव दिखता है, चटक और चमकीले रंगों का प्रयोग होना शुरू हुआ। जबकि हम बताए थे आपको कि अकबर के काल में गहरे नीला रंग का, गहरे लाल रंग का इस्तेमाल होता था। ऑयल पेंट्स बनना शुरू हुआ, ऑयल पेंटिंग शुरू हो गई, और साथ ही साथ अर्ध दैवीय स्वरूप का भी निर्माण इस दरमियान होना शुरू हुआ। जैसे कि यीशु के जन्म का चित्रण किया गया, औरा या प्रभा मंडल को दिखाया गया, गरजता हुआ बादल दिखाया गया, पंख वाले देवदूत का निर्माण किया गया। तो ये सब अर्धदैवीय स्वरूप के उदाहरण हैं। जहांगीर के शासनकाल को अगर आप याद करें तो जहांगीर अपने खराब सेहत के कारण अपना शासनकाल में नूरजहां के प्रभाव को बहुत बढ़ा देता है। इसका मतलब कि जहांगीर के काल में बादशाहत कमजोर पड़ गई थी। एक तो नूरजहां का दबाव, खुर्रम का विद्रोह, महावत खां का विद्रोह, अन्य लोग जो थे वो जहांगीर के ऊपर हावी हो रहे थे, और बादशाहत कमजोर हो रही थी। ऐसी स्थिति में जहांगीर के कमजोर बादशाहत को छुपाने का काम उसके दरबार के चित्रकारों ने किया, जैसे कि बिशन दास ने और अब्दुल हासिम ने। इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से बादशाहत को खूब बढ़ा चढ़ा करके दिखाने का काम किया कि जहांगीर ऐसा है वैसा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि जहांगीर के समय में बादशाहत कमजोर हो गई थी। खैर जो भी हो, तो जहांगीर के काल में ये बदलाव आया। चित्रकला का ये स्वर्ण काल था। जहांगीर के बाद मुगल चित्रकला की जो वास्तविक आत्मा थी वो पतन की ओर अग्रसर हो गई, मतलब कि मुगल चित्रकला का पतन प्रारंभ हो गया। इतनी बातें आपको जहांगीर के समय का लिखना आवश्यक है, जिसमें से जो यूरोपीय प्रभाव वाली बात मैंने बताई, फिर बताया मैंने आपको कि छवि चित्रण का शुरुआत हुआ और डेकोरेटेड मार्जिन की शुरुआत हुई। ये सब बात आप निश्चित तौर पर लिखने का काम करेंगे। उसके कुछ प्रमुख कलाकारों का नाम लिख देंगे, उनकी रचनाओं को बता देंगे कि उन्होंने कौन सा चित्र बनाया। अब इसके बाद शाहजहां को भी
ऐसा नहीं था कि चित्रकारी से लगाव नहीं थी, लेकिन चित्रकारी से कहीं ज्यादा लगाव शाहजहां को स्थापत्य से था, निर्माण से था। लेकिन फिर भी इसके समय के प्रमुख चित्रकारों में गोवर्धन थे, समरकंदी थे, चित्रा थे, नादिर थे। ये शाहजहां के काल में कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार थे। इसके समय में जो चित्र बनाए गए उसमें बनावटी दैवीय आभा को दिखाने का प्रयास किया गया, और इस समय के जो चित्र थे उनमें स्वाभाविकता का अभाव था, तड़क भड़क दिखाया गया, और इसमें कृत्रिमता मतलब कि आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा नजर आने लगी, मतलब कि मौलिकता खत्म हो गई, उसका जो स्वाभाविक स्वरूप था पेंटिंग का वो खत्म हो गया। जब शाहजहां के शासनकाल के दौरान संभवतः 8वें वर्ष, उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में जब पादशाहनामा लिखा जा रहा था, तो उस समय लिखे जाने के दौरान दरबार में जो भी समारोह होते थे या जो कोई महत्वपूर्ण घटनाएं होती थी, उन सब चीजों को पादशाहनामा में शामिल करने का प्रयास किया गया, मतलब उनके चित्र बनाए जाने का काम किया गया है। तो खैर शाहजहां के काल में हम लोग ये पाते हैं कि अब वो जो वास्तविकता थी वो अब नजर नहीं आता है, बनावटीपन दिखता है, दैवीय आभा को बनावटी रूप में दिखाने का तड़क भड़क का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर हम लोग चित्रकला में पतन देखने का काम शुरू करते हैं। थोड़ी सी बातें इनको लिख दीजिएगा। और अब औरंगजेब ने मुगल काल में चित्रकला को इस्लामिक व्यवस्था के विरुद्ध मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया। मुगल दरबार में चित्रकारों को संरक्षण देना बंद कर दिया। यहीं तक औरंगजेब नहीं ठहरा। औरंगजेब ने गोलकुंडा और बीजापुर के महलों में जो भित्ति चित्रकारी की गई थी उसको मिटवा दिया। मनुची जो उस दौर में उत्तराधिकार के युद्ध के टाइम में आया था, शाहजहां के जीवन के अंतिम काल में, औरंगजेब के राज्यारोहण के समय में, मनुची ने ये बताने का भी काम किया है कि अकबर का सिकंदरा स्थित जो मकबरा था उसके ऊपर भी चित्रकारी की गई थी, भित्ति चित्रकारी की गई थी, जिसको औरंगजेब ने चूना से पुतवा दिया था, मतलब उसको भी उसने मिटाने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि औरंगजेब के ऐसे रवैये के कारण जो मुगल चित्रकार थे वो मुगल दरबार से पलायन कर गए और वहां से हट करके राजपूत राजाओं के दरबार में चले गए। नतीजा यह हुआ कि मुगल दरबार से हट करके जब ये राजपूत राजाओं के दरबार में पहुंचे तो उसके बाद स्वतंत्र रूप से राजपूत शैली, पहाड़ी शैली जैसी चित्रकला की नई शैलियां उभर करके सामने आई। उत्तर मुगल काल में अगर हम लोग देखें तो चूंकि औरंगजेब के काल में ही अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी और कहीं ना कहीं मुगल दरबार से चित्रकारों को हटाने के पीछे एक तो कारण आर्थिक भी था, क्योंकि औरंगजेब अब इस स्थिति में था नहीं कि चित्रकारों को वो मतलब वेतन वगैरह दे सके, क्योंकि अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी। क्या तो उत्तर मुगल भी इस स्थिति में नहीं थे कि वो अब चित्रकला को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर पाते, चित्रकारों को अपने यहां संरक्षण दे पाते। लेकिन फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह रंगीला, इन दो बादशाहों ने कमोबेश ये कोशिश की थी कि मुगल चित्रकला को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको, कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। ठीक है, और धीरे धीरे ये स्वतंत्र और प्रांतीय चित्रकला के रूप में फैलता चला गया। तो मुगल चित्रकला तो खत्म हो गई, लेकिन स्वतंत्र रूप से ये चित्रकला जीवित रहा। अब हम लोग को इसके बाद इन सब बातों को बताने के बाद अब एक कंक्लूजन पर पहुंचना है। कंक्लूजन पर आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। हम सिर्फ आपको इतना बता दें कि इस तरीके से मुगल चित्रकला की वास्तविक शुरुआत अकबर के काल में हुई। जहांगीर ने इसको अपने समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया और बाद के शासकों ने थोड़ा बहुत संरक्षण दिया, लेकिन औरंगजेब के काल में यह खत्म हो गया। मतलब कि 17वीं शताब्दी के अंत होते होते मुगल चित्रकला का जो दरबारी स्वरूप था वो खत्म हो गया और प्रांतीय शैली उभर करके सामने आई। तो ये मुगल पेंटिंग, कुछ बातें जो मैंने बीच बीच में कहा है कि आप इनको जरूर लिखिएगा, आप उन चीज़ों को जरूर अपने आंसर में शामिल करें।
हम कोशिश किए कि धीरे धीरे बताएं ताकि आप नोट भी कर सके। आज किसी ने कमेंट किया था कि सर आप जैसे बोलते हैं वैसे ही नोट कर रहे हैं हूबहू, ठीक है। तो संभव है कि आपको लिखने में ये मदद पहुंचाएगा। और फिर दोहरा दें आपको कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे नंबर देने वाले हो सकते हैं। चलिए, तो आज यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आपका प्रतिक्रिया पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। दोस्तों के साथ अपना शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी।